गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इस बचे हुए समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है और इस समय मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वो हैं जो पक्का है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही, और सब्जेक्टिव मैं आज करवा रहा हूँ, लेकिन बहुत अगले क्लास में हो सकता है या अगर सब्जेक्टिव ख़त्म हो जाए तो ऑब्जेक्टिव का भी मैं करवाऊँगा। ये सबसे VVVI बोलेंगे तो ये चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आज हिंदी मीडियम का ही लेके आया हूँ। हो सकता है अगले क्लास में इंग्लिश मीडियम के लिए भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्लास 12 फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल यहीं से 90% चांस से सभी प्रश्न आएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आवेश के 3 गुण को लिखिए। आवेश क्या होता है? सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए आवेश क्या होता है। ये पदार्थ का प्रॉपर्टी है, मैटर का प्रॉपर्टी है आवेश। जितने भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, या फिर ये पेन दिख रहा है, सब में आवेश है, सब में चार्ज है, क्योंकि ये एटम से बना है और एटम ही बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ही चार्ज है, वही चार्ज होता है। तो आपको मैं सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव करवाते चलूँगा, जितना भी यहाँ पर आएगा सबका कंसेप्ट लेके चलेंगे। सबसे पहले आवेश। तो आवेश में आप तो याद कर लीजिए क्या है, प्रॉपर्टी है। किसका? मैटर का। मैटर का प्रॉपर्टी हर ऑब्जेक्ट में, हर मैटर में चार्ज होता है। तो चार्ज का गुण लिखना है। तो सबसे पहले चार्ज का आप क्या देख लेंगे, चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट, आवेश का जो यूनिट होगा, आवेश का यूनिट कूलम्ब, बहुत इंपॉर्टेंट। कूलम्ब इसका ऐसा यूनिट है, और CGS यूनिट स्टैट कूलम्ब, ESU। CGS यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब। ये CGS यूनिट, ये SI यूनिट, आप इसको याद करिए। इसके साथ ही आवेश का आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला? बताइए। आवेश बराबर क्या होगा? प्रवाहित आवेश जो होता है वो करंट गुना टाइम होता है। और करंट क्या है? करंट एक बेस क्वांटिटी है, करंट इनटू टाइम। करंट बेस क्वांटिटी है तो इसको I बोलेंगे, और टाइम A, तो I इंटू A, या फिर इसको टाइम को T, I इंटू T। और यहाँ पर क्या है, I को A भी लिखते हैं, T को T लिख दिए, तो क्या हो गया? A इंटू T। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेना है आवेश का। आवेश का यूनिट कूलम्ब, CGS यूनिट स्टैट कूलम्ब। इन दोनों में रिलेशन भी पूछता है कि कूलम्ब और स्टैट कूलम्ब में क्या रिलेशन है। तो एक कूलम्ब बराबर कितना स्टैट कूलम्ब, आप कमेंट में बताइए। एक कूलम्ब में कितने ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको बोलते हैं, कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो आपका अभी यहाँ प्रश्न है, विद्युत आवेश के मुख्यतः 3 गुण को लिखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज लिखना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत संभावना है। तो आवेश का बीजीय योग, मतलब आवेश क्या है? आवेश अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, सदिश नहीं है। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, करंट में डायरेक्शन होता है, फिर भी वो अदिश राशि है। तो यहाँ पर आवेश अदिश राशि है, और अदिश राशि को क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर लेते हैं। जैसे 2 kg है प्लस 3 kg है, तो क्या इसको ऐड करने में कभी सोचते हैं आप 5 kg होगा, क्योंकि किलोग्राम मास क्या है, स्केलर अदिश राशि है, और इसको सीधे जोड़ लेते हैं। ऐसे ही आवेश को आप सीधा जोड़ सकते हैं। 2 कूलम्ब प्लस 3 कूलम्ब बराबर क्या होगा? 5 कूलम्ब। इसीलिए इसको बोलते हैं बीजगणितीय योग को ये फॉलो करता है। आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण मतलब क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण मतलब क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, इसका अगला क्वेश्चन यही है, इसके बाद पढ़ेंगे। तो आवेश का दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया? आवेश का क्वांटीकरण, मतलब आवेश क्वांटीकरण के प्रिंसिपल को फॉलो करता है।
तीसरा प्रॉपर्टी है आवेश का संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या होता है? कंजर्व्ड, मतलब जो बर्बाद न हो। तो आवेश कंजर्व्ड रहेगा, संरक्षित रहेगा, आवेश कभी बर्बाद नहीं होता है। ये तीसरा प्रॉपर्टी। और भी है लेकिन आपको 3 पूछा हुआ है तो आप 3 याद रखिए। तो आवेश का संरक्षण मतलब आवेश को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, आवेश को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना आवेश को बना सकते हैं, ना आवेश को नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये आवेश एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। जैसे कि फैन, लाइट, ये बोर्ड चल रहा है तो इसमें कहाँ से आवेश आया? तो एक कंडक्टर यहाँ पर है, इससे करंट के फॉर्म में आवेश क्या होता है? पास करता है। तो यही आवेश सिर्फ फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। इसको ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही न बना सकते हैं, इसको बना भी नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, बताया था क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये भी आएगा, ये भी पूछता है बराबर। आवेश का संरक्षण याद कर लीजिए। संरक्षण क्या होता है? आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ आवेश एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित होता है। तो ये है आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण। अब क्वांटीकरण ये भी महत्वपूर्ण। क्वांटीकरण क्या है समझिए। किसी बॉडी में अगर हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन को तोड़ के डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हमको चार्ज देना है, आवेश इसमें देना है, तो ये आवेश किस फॉर्म में जाएगा? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाएगा। आवेश में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, तो नाभिक में होने के कारण वो न्यूक्लियर फोर्स से बॉन्डेड है, वो नहीं निकल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वो एक छोटा, समझो एक इलेक्ट्रॉन लोएस्ट हो गया, इसके नीचे नहीं, इसका नीचे नहीं, और 1.5 इलेक्ट्रॉन भी नहीं, ये भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन या तो एक जाएगा किसी बॉडी में, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन एक मल्टीपल, एक पूर्ण संख्या में जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। जैसे आप लोग जाते हैं ना किसी भंडारे में, भोज में खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर 1 मिठाई, 2 मिठाई, 3 मिठाई, कभी आप तोड़ के मिठाई लिए क्या? 1.5 मिठाई दे दो, नहीं होता ना। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, या 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। हमेशा इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में होगा। यही है आवेश का क्वांटीकरण। इसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे? तो किसी बॉडी में आवेश या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन तो सेम है, यहाँ भी ई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 को वेरिएबल ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं n। तो क्या लिखेंगे? q बराबर, यहाँ लिखेंगे q बराबर 1 2 3 को क्या बोल दिए? n, q बराबर n, और यहाँ e, तो e, देखो हो गया। इसी को बोलते हैं क्वांटीकरण। तो जो बताया उसी को हम ऐसे लिखेंगे, q बराबर n इंटू ई, जहाँ पर वेयर n क्या है? n क्या बताया? 1 2 3 4 5, 1 से लेके जितना लिख सकते हैं। अब किसी बॉडी में, अब एक और बात यहाँ से, चलिए अगले क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत, थ्योरी याद करिए। किसी निकाय का आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी निकाय का, ये निकाय मतलब वस्तु, निकाय मतलब वस्तु। अगर मैं बोलूं ये कोई वस्तु है, इस वस्तु में इसको फिल भी कर लो। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा, चार्ज वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज होगा। किसी वस्तु का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज होगा। याद कीजिए फटाफट मेरे साथ। किसी वस्तु में चार्ज इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसको बोलते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। 2 नंबर में पक्का पूछेगा ये क्वेश्चन। लास्ट ईयर पूछा था संरक्षण का सिद्धांत, इस बार ये पूछेगा, इसलिए क्वेश्चन को शामिल किए हैं। इसको क्या लिखेंगे? q बराबर n इंटू ई, क्यू बराबर n इंटू ई। प्लस माइनस का मतलब अगर कोई चार्ज में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो वहाँ पर लिखेंगे माइनस।
और कहीं पर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वहाँ पर आएगा प्लस, इसलिए प्लस, तो प्लस माइनस लगा लेंगे। तो यहाँ पर याद कीजिए, किसी वस्तु में आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। 5 बार बोलिए, किसी वस्तु में आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटीकरण। अगला कंसेप्ट, इसमें एक ये भी पूछता है, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन देगा कि किसी वस्तु में कौन सा आवेश चलो, किसी वस्तु में कौन सा आवेश संभव नहीं है। ऑप्शन दे देगा, पहला आवेश Q बराबर 1.5 E, दूसरा दे देगा Q बराबर 4 E, तीसरा दे देगा ऐसे ही समथिंग बना के। तो जिसमें E लगा हो, बस ध्यान रखना E, और उसके अगर डेसिमल वाला हो तो ऑप्शन कभी नहीं होगा, संभव नहीं है, नहीं है पूछ लेना। तो ध्यान रखना, किसी वस्तु में ऑब्जेक्ट में कौन सा चार्ज संभव नहीं है, यहाँ E लगा है, पीछे में डेसिमल वाला है, तो यह आवेश उस वस्तु, किसी वस्तु में नहीं हो सकता है। यहाँ E लगा है, पूर्ण नंबर है, ये संभव है। यहाँ माइनस का 5E होता तो यहाँ पर E लगा है, यहाँ नंबर है, तो ये भी संभव है। ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रह सकता है, Q बराबर 1.6 गुना 10 के पावर 20 कूलम, क्या ये संभव है? तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप ये कंसेप्ट लगाइएगा, Q बराबर प्लस, सिंपल याद कर लो, Q बराबर N इंटू E। अब यहाँ Q का मान रखना 1.6 गुना 10 के पावर 20, N को N रख लेना, E का मान रखना 1.6 गुना 10 के पावर -19। अब यहाँ पर सॉल्व करना है, n अगर पूर्ण संख्या में आए, दशमलव में नहीं आए, पूर्ण संख्या में, तो वस्तु में वो आवेश क्या होगा, संभव होगा। ज़्यादा समय नहीं लेना है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने शामिल किया है, कूलम का नियम लिखिए। कूलम का नियम क्या है बताइए, तो क्या है कूलम का नियम? ये तो बहुत बेसिक नियम है, बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यहीं से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रारंभ ही होता है। तो क्या हो जाएगा, अब आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण में पढ़े होंगे, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर सकता है, आकर्षित करता है। किस बल से, गुरुत्व बल से। ऐसे ही दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। आपको पता होगा, दो आवेश रहेगा तो या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। ये नियम किसने दिया था, बचपन से पढ़ रहे हैं आप, कूलम ने दिया था। तो कूलम है, कूलम क्या कहता है कि एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, और ये मान लो कि कहीं रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, D है। तो क्या ये आवेश चुपचाप रहेगा, नहीं रहेगा। अब दो छात्र होता है, कहीं बैठा हुआ तो वो भी लड़ाई कर लेता है, तो यहाँ पर तो आवेश है, तो आवेश लड़ाई नहीं कर सकता क्या, तो यहाँ पर लड़ाई होगा। तो लड़ाई होगा तो क्या ये लड़ाई दोनों को दूर भगाएगा या दोनों को पास लाएगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर दोनों प्लस हैं तो दूर भगाएगा, जैसे लड़का लड़का का झगड़ा होता है, और एक प्लस और एक माइनस है तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये जो आकर्षित करना या दूर भगाना, आकर्षण और दूर भगाना क्या है, वो तो बल है ना। आकर्षण क्या होता है, अगर कोई चीज़ खींच रहे हैं तो बल लग रहा है। तो यही बल किसने दिया था, कूलम ने। उन्होंने कहा था कि दो आवेश के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण, दो आवेश के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण, अगर ये प्लस है एक और दूसरा माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आकर्षण। तो दो आवेश के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, मतलब जितना ज़्यादा आवेश उतना ज़्यादा बल, जितना छोटा आवेश उतना कम बल। तो दोनों आवेश के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल प्रोपोर्शनल किसके, दोनों आवेश के गुणनफल के, Q1 इंटू Q2। और ये लगने वाला बल दोनों आवेश के बीच के दूरी
ध्यान से, दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो गया, 1/, दोनों के बीच का दूरी अगर d है तो d², मतलब जितना ज़्यादा दूरी उतना कम फोर्स, लेकिन स्क्वायर में। इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या निकलता है, इन दोनों को मिला दो तो फोर्स प्रोपोर्शनल Q1 Q2, फोर्स प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और नीचे में क्या है d²। प्रोपोर्शनल साइन को हटा देंगे तो फोर्स बराबर K Q1 Q2/r²। ये है कूलम्ब का नियम। यहाँ लिखा हुआ है दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स समानुपाती होगा Q1 Q2/r²। समानुपाती का चिन्ह हट गया तो फोर्स बराबर K Q1 Q2/r²। अब यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। क्या क्या, ये K क्या है, इसका मान कितना होता है, इसका विमेय सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो K को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ये K कहलाएगा कूलम्ब का नियतांक, कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसका मान कितना होता है, तो हवा में अगर चेक करोगे तो इसका मान 9 × 10⁹। इसका यूनिट याद कर लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कहाँ से आया, यहीं से आ गया ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 नीचे आएगा तो कूलम्ब का स्क्वायर, यहीं से तो आया है। तो K का मान याद कीजिए, हवा में K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिपेंड करता है माध्यम पे। अगर माध्यम कुछ और है हवा के अलावा तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसलिए नीचे में लगा हुआ एक टर्म, मतलब K को अगर निकालेंगे मैथमेटिकली तो इसका वैल्यू आएगा 1/4 पाई ε0। ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपैंड हो रहा है, कितना अलाउ कर रहा है, कितना उसको रेसिस्टेंस कम मिल रहा है, उस पर निर्भर करता है। तो इसका भी ε0 के बारे में भी आपको याद रखना है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव। जो बोल रहे हैं उसको फटाफट देख लो, वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आएगा एग्जाम के बाद, मत बचताना। तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, 8.85 × 10⁻12 न्यू। इसका यूनिट क्या होगा, जो आप K का यूनिट याद किए हैं उसका उल्टा, C² ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म नीचे, क्योंकि देखो ना K ऊपर है तो ε0 नीचे है। तो K का मात्रक याद करना, उसका भी हो जाएगा। नहीं मात्रक याद हो तो फॉर्मूला याद है तो भी हो जाएगा। फॉर्मूला है F बराबर, देख ही लो, फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2/r²। अगर इसका मात्रक निकालना है तो K को अलग कर लो। K बराबर क्या होगा, F r²/Q1 Q2। फोर्स न्यूटन, r² r दूरी है, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब आवेश, कूलम्ब क्या हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो याद कर लीजिए सभी लोग, फटाफट याद करिए। कूलम्ब का नियम क्या है, कूलम्ब का नियम दो आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल। दो आवेशों के बीच, मेरा एक मान लो ये हाथ एक आवेश है, दूसरा ये आवेश है, दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फिर हम लिख देंगे फॉर्मूला F बराबर K Q1 Q2/r²। आराम से नंबर मिल जाएगा। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन, थोड़ा पेन का कलर बदल लें। नेक्स्ट है, खुद प्रयास करें, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि कूलम्ब के नियम का सदिश रूप लिखिए। कूलम्ब का नियम तो आपको पता है, अभी सीखे हैं। क्या है कूलम्ब का नियम, फटाफट, दो आवेश के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती, उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बराबर K Q1 Q2/r²।
आर स्क्वायर, ये होता है। अब ये फोर्स है, ये है बल। अब बल क्या है? बल है सदिश राशि, यह है सदिश राशि। सदिश राशि है तो यहाँ पर तो डायरेक्शन भी हो सकता है, डायरेक्शन कहाँ है? तो वही लिख रहा है कि सदिश रूप लिखिए इसका। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, याद कर लीजिए। आप कूलम का नियम ज्यों का त्यों लिख लो, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ज्यों का त्यों लिख लिए, कुछ भी चेंजेज नहीं। अब इसमें डायरेक्शन देंगे। क्लास 11 में पढ़े हुए हैं वेक्टर, नहीं पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं। इसमें डायरेक्शन कौन बताता है? दिशा कौन बताता है? हिंदी मीडियम के लिए है, हिंदी बोलना पड़ेगा। दिशा कौन बताता है? कौन बताता है? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, ये बताता है दिशा। अब ये दिशा बताता है, तो जैसे कि हमको दिशा देना है तो उसका क्या होता है? सिंबल आर, आर के ऊपर कैप लगाएंगे, यही हो गया दिशा। तो इसमें दिशा दे दो, क्या लगाएंगे? आर के ऊपर कैप, हो गया वेक्टर फॉर्म। यहाँ भी लगा दो वेक्टर। पहला कुछ भी नहीं किए, कूलम के नियम में एक डायरेक्शन दे दिए, यूनिट वेक्टर आर कैप। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है, आर कैप दिए हैं तो आर कैप बराबर क्या होता है? आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर, या सिंपल आर लिख लो, आर वेक्टर बटे आर, मैग्नीट्यूड हो गया। इसका दूसरा फॉर्म कैसे लिखेंगे? फोर्स बराबर, अलग अलग फॉर्म आता है। अगर यहाँ पर 1 2 लिखा हो तो यहाँ भी 1 2 होना चाहिए। यहाँ पर 2 1 लिखा हो तो यहाँ भी 2 1 होना चाहिए। तो पहला तो यही हो गया कि आप क्या करेंगे? आप करेंगे फोर्स 1 2 R12। अब फोर्स 2 1 के ऊपर वेक्टर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पर? आर, यहाँ पर 1 2 तो यहाँ भी 1 2, यहाँ 2 1 तो यहाँ भी 2 1, याद रखना इसको। एक और फॉर्म बताते हैं, एक और फॉर्म आपको बताता हूँ मैं। तीसरा फॉर्म कोई भी ऑप्शन हो सकता है, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर यहाँ कैप ना हो, अच्छा यहाँ कैप ना हो, अगर यहाँ पर कैप ना हो और कैप ना हो के यहाँ पर एरो हो, कैप ना हो के यहाँ पर एरो हो, तो उस केस में एरो दिखते ही यहाँ पर 2 न हो के 3 होना चाहिए। ऑप्शन को छांटने का ये आपका तरीका है। अगर यहाँ पर एरो हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3। बहुत इम्पोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो एलिमेंट करने का तरीका। यहाँ पर कैप है, यहाँ पर 2 कैप है, 2 1 2 है, 1 2 2 1 है, 2 1। यहाँ पर एरो है तो एरो है तो यहाँ पर 3। क्यों? क्योंकि आर कैप बराबर आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर, ऐसे होता है। इस कारण से ऐसे बोल रहे हैं। तो ये हो गया। अगर इसी में कैप का वैल्यू डालेंगे तो आर क्यू हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 तो यहाँ भी 1 2, यहाँ भी हो सकता है मॉड में रहे तो जरूरत नहीं है। फिर F21 के Q1 Q2 बट्टे R के पावर Q, R21 वेक्टर सदिश। 4 फॉर्म बताए। पहला तो सिंपल R12 रहेगा और ऊपर में कैप रहेगा, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं। जो कूलम का नियम था, कूलम का नियम बोले ना, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसका वेक्टर फॉर्म पूछे तो देखना यहाँ कैप लगा है, यहाँ एरो है, कैप लगा है तो यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं होगा। लेकिन यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 होना चाहिए। 2 1 यहाँ कर दिया, अगर यहाँ उल्टा, यहाँ 1 2 यहाँ 2 1 तो माइनस नीचे में आ जाएगा पीछे में। अगर इसी को अगर ऑप्शन में आपको दे सकता है, मैं एक दे देता हूँ, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बताइए, हमको बताइए आप सभी कि क्या ये सही है? 2 1
और यहाँ पर 1 2। बताओ कितने लोग बताएंगे ये सही है कि नहीं, फटाफट कमेंट में दे दीजिए कि क्या ये सही है। आपको क्या बताए थे, कैप लगा रहे यहाँ r², ये बात तो सही है। फिर बताया यहाँ 2 1 हो तो यहाँ भी 2 1 हो, लेकिन यहाँ 1 2 है तो काम गड़बड़ हो गया। तो वेक्टर में नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बदल देता है, तो एक माइनस यहाँ अगर हो जाएगा तो ये बात सही हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर उल्टा दिखे तो माइनस साइन होगा, यहाँ पर उल्टा दिखे तो माइनस साइन होगा, यहाँ पर उल्टा दिखे तो माइनस साइन होगा। तो हो गया, सदिश रूप भी लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम हॉल में पछताएंगे। विद्युत बल रेखा के 4 गुण लिखिए, विद्युत बल रेखा के 4 गुण लिखिए, इसमें फोटो भी होगा। हाँ, आपको पता है कोई आवेश है Q1, दूसरा आवेश Q2। अब ये मान लो ये आवेश है हमारे संस्था गुरुकुल में और दूसरा आवेश है हमारे स्कूल ज्ञान ज्योति में, तो बहुत दूर है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। तो उस आवेश को कैसे पता चला कि गुरुकुल में एक और आवेश है, कैसे दोनों में झगड़ा हो गया? अपने आप तो पता नहीं चलेगा, वायरलेस सिस्टम जानते हैं ना, वाईफाई कनेक्ट होता है वायरलेसली, ऐसे ही वायरलेस है। यहाँ से कुछ निकलेगा, यहाँ से कुछ निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? इसका प्रभाव, किसका प्रभाव? आवेश का। इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश का प्रभाव होता है, हमारा प्रभाव, आपका प्रभाव। तो आवेश का प्रभाव जैसे हुआ उसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो इसका प्रभाव है, इसका प्रभाव अगर दूसरे आवेश तक जाएगा तो क्या होगा? दोनों के बीच झगड़ा होगा। नहीं बोलते हैं हर कुत्ते का एक क्षेत्र होता है, आपके गांव में भी होगा। तो इस कुत्ते का क्षेत्र अगर यहाँ तक है और इस क्षेत्र में दूसरा कुत्ता आ गया तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो ये जो क्षेत्र है, इस कुत्ते का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। कुत्ते का विद्युत क्षेत्र नहीं, आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो इसी विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक रेखा होता है, काल्पनिक रेखा मानते हैं। इसी काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक काल्पनिक रेखाएं होती है जो हमें विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताने में मदद करता है। एक हाइपोथेटिकल लाइंस है जो हमें विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को बताता है। इट इज द हाइपोथेटिकल लाइंस which can gives the direction of electric field lines या electric field at any point। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट का ही डायरेक्शन बताएगा। तो क्या हो गया? अब इसका गुण लिखना है। तो मान लो कोई धन आवेश है और कोई ऋण आवेश है, तो क्या दोनों से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं एक ही प्रकार का होगा? अगर ये बहुत ताकतवर है, मान लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज है और ये छोटा सा चार्ज है, तो क्या दोनों का प्रभाव सेम होगा? एक सलमान खान है और एक गांव का यूट्यूबर एक्टर है, नहीं आजकल देखते हैं यूट्यूबर छोटा छोटा और कुछ भी देने लगता है, तो वैसे यूट्यूबर है और एक सलमान खान है, बड़े बड़े एक्टर, या अपना नरेंद्र मोदी हो गए, तो क्या दोनों का प्रभाव सेम होगा? नहीं, जो ज़्यादा पावरफुल है उसका क्षेत्र भी स्ट्रांग होगा, मतलब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। तो यही चीज़ है। बहुत कचरा हो गया, आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ मैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले देख लीजिए। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर खत्म होती है। अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा, हमेशा यहाँ से निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है, निकल के जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने के बाद ये कहाँ चला जाएगा? जहाँ पर ऋण आवेश हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस धन आवेश से प्रारंभ हो जाती है और ऋण आवेश पे खत्म हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अरे हिंदी बोलना है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। दूसरा प्रॉपर्टी
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब ये कि अगर कोई विद्युत बल रेखा है, ये विद्युत बल रेखा है, कहाँ से निकला होगा? किसी आवेश से निकला होगा, इस आवेश से निकला होगा। हम पता करना चाहते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किधर है। तो दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर डाला गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर डाला गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। यह है दूसरा नियम। तो याद रखिए दूसरा नियम भी। तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये ऑप्शन क्वेश्चन ही नहीं है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में पूछे गए हैं, आप एक बार जाके क्वेश्चन बैंक देखो। अब इसको मैं समझा देता हूँ कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। एक पेज ले लिए, मान लो एक विद्युत बल रेखा ये है, किसी आवेश से निकला होगा, और एक और आवेश है, इसका भी विद्युत बल रेखा ऐसे निकल रहा है। तो क्या ये ऐसे जाके कट करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि विद्युत बल रेखा देखो यहाँ है, यहाँ पर अगर यहाँ पर हमको दिशा प्राप्त करना हो तो स्पर्श रेखा खींचो। एक तो इधर स्पर्श रेखा हो गया और एक इधर हो गया, तो एक ही बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा हो गया? 2। इसका मतलब वहाँ पर 2 दिशा को बताएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र हमेशा किसी बिंदु पर एक ही दिशा में होगा, 2 दिशा में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका परिणाम ही निकलता है। परिणाम कितना होगा? तो हम बोलेंगे आंसर में, सॉल्यूशन में ये बोलना होगा, आपको ये लिखना होगा कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि अगर वो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो हमें एक ही कटान बिंदु पर 2 दिशा में विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, जबकि एक बिंदु पर एक ही दिशा में विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो इसीलिए एक दूसरे को नहीं काटती है। फिर से 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है कि अगर वो काटेगी तो एक ही बिंदु पर हमें 2 दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटता। इसका मैं यहाँ लिखा भी हूँ, याद कर लो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि ये कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त होगी, जो संभव नहीं है। ये खुले वक्र के रूप में होती है। ये क्यों लिखा है? खुला वक्र, एक चार्ज है, यहाँ से आवेश निकला और कहीं दूसरे नेगेटिव आवेश पर खत्म हो गया, तो क्या ये क्लोज लूप बनाया? क्या नहीं बनाया। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? अगर ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र निकला और साउथ पोल होते हुए पुनः नॉर्थ पोल पे आ गया, तो देखो ये क्लोज लूप बनाया, बंद वक्र बनाया। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुले वक्र का होगा। यहाँ पर एक आवेश से निकला, दूसरे पे जाकर खत्म हो गया। यहाँ पर एक से निकला, दूसरे पर गया, अंदर अंदर फिर से आ गया, उसी पे क्लोज लूप। यहाँ पर ओपन लूप, तो खुले वक्र का होगा। और अगला प्रॉपर्टी याद रखिए कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा आवेश उतना ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि हमारे पास 2 आवेश है, पहला 2 कूलम का और उसका डायग्राम दिया हुआ है, 4 विद्युत बल रेखाएं। दूसरा एक आवेश है 4 कूलम का, तो यहाँ पर कितना विद्युत बल रेखाएं होना चाहिए? इस 4 से ज़्यादा होना चाहिए, कम? तो ज़्यादा होगा। देखो ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं, ज़्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 कूलम है तो इतना विद्युत बल रेखाएं। यहाँ आवेश ज़्यादा है तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी ज़्यादा होगा, 8 के आसपास हो जाएगा, 2 गुना आवेश है तो यही है। तो ये जिस पृष्ठ से निकलती, अगला प्रॉपर्टी, ये अगर ये कोई धातु है, इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेगा
तो सतह के लंबवत होगा। विद्युत बल रेखाएं हमेशा सतह के लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा सतह के लंबवत होती है। याद कर लीजिए फटाफट। पहला विद्युत बल रेखाएं का गुण क्या हो गया? धनावेश से प्रारंभ होगा, ऋणावेश पे खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या हो गया? किसी विद्युत बल रेखाओं पर डाला गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तीसरा, विद्युत बल रेखाएं आवेश के परिमाणों के समानुपाती होता है। चौथा, दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। पांचवा, हमेशा सतह के परपेंडिकुलर लंबवत होगा। यहाँ फोटो धनावेश से देखो निकल रहा है, धनावेश से निकल रहा है, धनावेश से निकल रहा है, ऋण आवेश पर खत्म हो रहा है। देखो तीर है इधर की तरफ, निकलने वाला तीर इधर की तरफ और समाप्त होने वाला तीर इधर की तरफ। देखो फटाफट 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 धनावेश के निकल रहा है, ऋण पर खत्म हो रहा है। अब ये वाला पूछता है कभी कभी कि अगर डाइपोल, इसको मान लो अगर ये एक धनावेश है और एक ऋण आवेश है तो इसका विद्युत बल रेखाएं कैसा होगा? तो यहाँ से निकल के खत्म हो रहा है, इस पे जाएगा, 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 ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब ये कुछ इतना ही बना हुआ, क्यों? क्योंकि ऐसे बोर्ड के नीचे सिर पे जाएगा। तो बोर्ड के नीचे का डायग्राम कैसे बना है? कुछ ऐसे ही पे छूटा होगा कि ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के आएगा। तो ये सबको बनाना मुश्किल है, इसीलिए बनाऊंगा। ये प्लेट है, समांतर प्लेट, इनफाइनाइट थिन शीट, इस पे चार्ज है तो इसके अंदर पैरेलल बनता है। आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखें। कितना VVI लगाओगे इसको? हमको तो मन कर रहा है 100 VVI लगा दें, वो भी कम पड़े। बहुत महत्वपूर्ण, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? द्विध्रुव, द्वि मतलब दो और ध्रुव मतलब जानती हो, ध्रुव मतलब कॉर्नर, एज, या ऐसे समझ लो पोल। तो परिभाषा पहले याद कराता हूँ। द्विध्रुव, दो समान, याद करते चलो, दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश अगर बहुत अल्प दूरी पर अवस्थित हो तो ऐसे सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बोले हैं, समझ में नहीं आया होगा? जब दो आवेश, लेकिन क्या बोले हैं? दो समान आवेश, समान मतलब यहाँ Q है, यहाँ भी Q, समान आवेश, लेकिन विपरीत प्रकृति के। प्रकृति मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस। अब बहुत कम दूरी पर हो, बहुत दूरी पर रहेगा तो इसको द्विध्रुव नहीं कहेंगे। बहुत कम दूरी पर हो तो ये जो सिस्टम बना, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। दो समान और विपरीत प्रकृति का आवेश अगर बहुत कम दूरी पर स्थित हो तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। फटाफट याद करो, दो समान और विपरीत प्रकृति का आवेश अगर बहुत अल्प दूरी, बहुत कम दूरी पर अवस्थित हो तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। नहीं याद करोगे पछताओगे, मुझे क्या जाता है। तो याद कर लिए, दो समान विपरीत प्रकृति का आवेश बहुत अति अल्प दूरी पर हो तो इसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है डाइपोल मोमेंट? पूछेगा भाई बार बार बोल रहे हैं भी आई, इस चैप्टर का सभी भी आई है। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट को हम P से निरूपित करते हैं। किससे? P से। और डाइपोल मोमेंट सदिश राशि है। अब कोई कहेगा कि भाई क्या हो गया ये? तो ये हो गया, लग गया मेरा स्वेटर। डाइपोल मोमेंट, इसको किससे निरूपित करते हैं? P से। क्या है ये? सदिश राशि। बहुत इंपॉर्टेंट, बोल रहे हैं बार बार बहुत इंपॉर्टेंट, पल्ले दिमाग में तो घुस नहीं रहा होगा ये बात कि बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट। डाइपोल मोमेंट P क्या होता है? याद कर लो डेफिनेशन।
द्विध्रुव का धनावेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब आवेश गुना डिस्टेंस, आवेश गुना डिस्टेंस। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुना डिस्टेंस, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुना डिस्टेंस। खुद भी बोलो, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुना डिस्टेंस। बोले क्या? नहीं बोल लग रहा है। इसका मात्रक पूछेगा, नहीं समझोगे पढ़ोगे तो मेरा क्या जाता। मात्रक पूछेगा, आवेश का मात्रक क्या होता है? नहीं याद किया होगा, पहला ही क्वेश्चन था, बताए थे, कूलम्ब। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? कूलम्ब इंटू मीटर। क्या हो गया? कूलम्ब इंटू मीटर। मतलब हम लिखेंगे P बराबर Q इंटू डी, P बराबर Q इंटू डी। P बराबर डायपोल मोमेंट बराबर चार्ज गुना डिस्टेंस, डायपोल मोमेंट बराबर चार्ज गुना डिस्टेंस। मात्रक कूलम्ब गुना मीटर, कूलम्ब इंटू मीटर, मात्रक कूलम्ब इंटू मीटर। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला किसका? द्विध्रुव आघूर्ण का। तो कूलम्ब का क्या होता है? AT, और दूरी का क्या होता है? L। तो ATL, LAT जैसे लिखो, यहाँ पर ए भी लिखा रह सकता है m⁻0, LTA, जो कुछ नहीं उसको 0 लिखते हैं। क्या क्या याद किए? विद्युत द्विध्रुव का डेफिनेशन याद किए। क्या होता है डेफिनेशन? जब दो समान और विपरीत प्रकृति का आवेश बहुत अल्प दूरी पर अवस्थित हो तो ऐसे सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है चार्ज गुना दूरी, इसका मात्रक चार्ज का कूलम्ब, दूरी का मीटर, कूलम्ब इंटू मीटर होता है। और एक सदिश राशि है, इसका दिशा नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। विद्युत फ्लक्स, एक ही कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर घूम रहा है, वो है आवेश और आवेश से निकलने वाला विद्युत बल रेखाएं। मान लो कोई आवेश है और यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। और मान लो ये ट्रेन है, मैं ट्रेन रेलवे में काम करता हूँ भाई, तुमको पता नहीं होगा। ये ट्रेन है और ट्रेन के गेट से आदमी निकल रहा है और यहाँ पर कोई काउंट करने के लिए बैठ गया कि कितना आदमी निकला, तो क्या बोलेगा? 10, 20, 30। ऐसे ही इस आवेश से अगर विद्युत बल रेखाएं निकल रहा हो और कोई प्लेट रख दें तो इस प्लेट को जितनी बल रेखाएं क्रॉस करेगा लंबवत, उस संख्या को क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में अगर हम खड़े हैं, मान लो यहाँ से बहुत सारा विद्युत बल रेखाएं पास कर रहा है और हम बोलेंगे इस हथेली का विद्युत फ्लक्स क्या, तो हमारे हथेली को क्रॉस करने वाले, पास करने वाले लंबवत जितनी विद्युत बल रेखाएं होगी उसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी सतह से क्रॉस करने वाला, किसी सतह से पास होने वाला कुल विद्युत बल रेखाएं, किसी सतह से पास होने वाला कुल विद्युत बल रेखाएं क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, विद्युत फ्लक्स तो एक समझ लिए, कुल बल रेखाएं, इसका विद्युत क्षेत्र के साथ एक संबंध भी है। तो विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत फ्लक्स फाइ से निरूपित करते हैं। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? E इंटू ए। विद्युत फ्लक्स बराबर E डॉट ए। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से डॉट करेंगे तो विद्युत फ्लक्स आएगा। विद्युत फ्लक्स बराबर E डॉट ए, विद्युत फ्लक्स बराबर E डॉट ए, विद्युत फ्लक्स बराबर E डॉट ए। मात्रक निकाल सकते हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक एरिया का मात्रक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या वोल्ट मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वोल्ट मीटर यहाँ से कंसेप्ट नहीं आएगा, अगले चैप्टर से आएगा। तो याद करो, विद्युत फ्लक्स का दो मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, या इसी को हम बोलेंगे वोल्ट इंटू मीटर।
फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम वोल्ट इंटू मीटर। ये रहता है कभी कभी और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम गलत बोले सही बोले, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे के चैप्टर से आएगा। ये भी हो गया इसका विमेय सूत्र न्यूटन का ले लो, इसमें मल्टीप्लाई करो डिस्टेंस एल स्क्वायर से और नीचे में ए टी, तो क्या जाएगा एम एल क्यू टी के पावर -3 ए के पावर -1। जितने भी विमेय सूत्र है उसको अलग एक नोटबुक बना लो फटाफट, जितना भी बताएंगे और रिवाइज करते रहो। अगला क्वेश्चन गॉस का नियम पूछ रहा है भाई, ऐसे भी लिखते हैं कैसे भी लिख दो, याद होना चाहिए बस। गॉस का नियम पूछ रहा है, गॉस का नियम। तो गॉस का नियम, ये नियम भी आपको विद्युत क्षेत्र के संबंध में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। कितना? बहुत ज़्यादा। तो गॉस का नियम कहता है, अभी जो आप सीखे हैं विद्युत फ्लक्स, क्या सीखे हैं? विद्युत फ्लक्स कुल विद्युत बल रेखा जो किसी सतह से क्रॉस करे। तो ये तो भाई मुश्किल है, विद्युत बल रेखाएं कैसे काउंट करोगे? कोई है हथियार काउंट करने वाला? ये कंसेप्ट से विद्युत फ्लक्स आप नहीं निकाल सकते। एक सीखे हम लोग E इंटू ए, ई डॉट ए, इससे निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब गॉस साहब बोले कि हम एक और आसान तरीका देते हैं तुमको विद्युत फ्लक्स निकालने का। तो ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ को थोड़ा बढ़िया बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में ना एक नलायक आया और 4 कूलम्ब चार्ज डाल दिया। अब 4 कूलम्ब चार्ज डाल दिया तो 4 कूलम्ब है, तो आपको तो पता है कि अगर ये हाइपोथेटिकल लाइन इसको मान लो, अगर अंदर में आवेश है तो यहाँ से क्या होगा? विद्युत फील्ड निकलेगा, यहाँ से विद्युत फील्ड निकलेगा, विद्युत बल रेखाएं निकलेगा। तो इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स, किसी बंद डब्बे में रखे गए आवेश से निकलने वाला कुल फ्लक्स, उसके अंदर का आवेश बट्टे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अब इसको याद करवाते हैं। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसके आंतरिक आवेश अंदर में रखा गया आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। फटाफट याद कीजिए, कहाँ है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से, अगर कोई बंद पृष्ठ है, इससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसको कैसे लिखोगे? विद्युत फ्लक्स बराबर 1/ε0 टाइम्स ऑफ 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। विद्युत फ्लक्स बराबर बंद में रखे गए आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है किसी भी बंद पृष्ठ में रखे गए आवेश से निकलने वाला कुल फ्लक्स, उसके अंदर के आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। भाई याद करो फटाफट, किसी बंद पृष्ठ में रखे गए आवेश से निकलने वाला कुल फ्लक्स, उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो याद कीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। अगर मान लो कि Q आवेश रखा गया है किसी बंद डिब्बे में जिसका एरिया A है, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? Q/ε0। ε0 के बारे में बताया है, निर्वात का विद्युतशीलता बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। इसका मात्रक पिछले ही क्वेश्चन में बताए थे, 8.85 × 10⁻12। इसका मात्रक भी उस समय बताए थे कि K के मात्रक का उल्टा होता है। और ये बातें इम्पोर्टेंट नहीं, अति महत्वपूर्ण है, जहर क्वेश्चन है ये कि ε0 का मान कितना होता है। नहीं याद कर रहे हो तो तुम समझ ही लो। तो इसको देख लेना है कि फिर से गॉस का नियम, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आंतरिक आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
फिर बोले हम 4 बार बोलते हैं, तुमको 10 बार बोलना चाहिए। मुश्किल से 50-60 क्वेश्चन करा रहे हैं। फिर से किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल आवेश नहीं, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत बल रेखाएं, उसमें उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? नहीं, बहुत आसान है भाई, इसको तो मैं इसे ही याद करा दूंगा। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब बराबर। विभव मतलब क्या होता है? वोल्टेज। कितने लोगों को पता ही नहीं होगा भाई विभव क्या? वोल्टेज सबको पता होगा, 12 वोल्ट का बैटरी, वो विभव है। पृष्ठ मतलब सतह, बराबर वोल्टेज सतह, वैसा सतह जिस पे क्या हो? वोल्टेज बराबर हो। इसको कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? वह सतह जिसके हर एक बिंदु पे समान विभव हो, वह सतह जिसके हर बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो, क्या कहलाता है? समविभव। समविभव पृष्ठ कहलाता है। वह सतह जिसके हर एक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक बिंदु आवेश है तो इससे क्या होगा? इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेगा। अगर इसका तुम पूछोगे कि इसका समविभव सतह बनाइए, तो इस बिंदु से समान दूरी, एक समान दूरी ये हो गया, समान दूरी पे बिंदु ये हो गया, समान दूरी पे बिंदु ये हो गया, समान दूरी पे बिंदु ये हो गया, समान दूरी समान दूरी समान दूरी, समान दूरी पर उपस्थित सभी बिंदु को मिला दो, ये समविभव सतह हो गया। वही चीज़ है, ये समविभव सतह है क्योंकि बिंदु आवेश से दूरी क्या है? समान है। ये समविभव सतह है क्योंकि बिंदु से दूरी क्या है? समान है। तो समान दूरी पर उपस्थित है, समान विभव होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बराबर क्या होता है? KQ/R। अब समान आवेश है, दूरी भी समान है, तो उस सभी बिंदु पर जिसका दूरी समान हो, विभव क्या होगा? सतह बराबर होगा। तो याद कर लीजिए, फटाफट 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 याद कीजिए। ऐसा सतह, ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर क्या हो? विभव समान हो। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले बोल दिया हूँ कि 85 क्वेश्चन है पूरे फिजिक्स में, और 50 क्वेश्चन है, इसका मतलब वो क्या होगा? जहर होगा एग्जाम के लिए। तो समविभव सतह, अब इसकी कुछ विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि अगर मान लो क्या, ये मान लो अगर यहाँ पर आवेश है और हम बोल दें कि ये समविभव है, समविभव है, समविभव है बोल दिए। अब एक लड़का आया कह रहा है कि सर एक आवेश यहाँ पर है, इसको यहाँ तक उठा के ले जाना है। इस आवेश को, ये क्या है? समविभव है। इस आवेश को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाना है, और कह रहा है हमको 1 दिन का आप मजदूरी दीजिए। हम बोले अरे नालायक, समविभव सतह है तो इस सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा फिजिक्स के अनुसार। क्यों? क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है चार्ज गुना विभवांतर। चार्ज गुना क्या होता है? नहीं पता है तो पता कर लो। वर्क बराबर चार्ज गुना विभवांतर। विभवांतर मतलब विभव में अंतर। संस्कृत ही पढ़ा रहे हैं। विभव में अंतर मतलब वोल्टेज का अंतर। आइए पॉइंट क्या कर रहा है? ये दूसरा पॉइंट कर रहा है कि समविभव सतह पर, समविभव सतह के हर बिंदु पर वोल्टेज बराबर होगा। यहाँ भी वोल्टेज भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो विभवांतर क्या हो गया? 0। यहाँ भी वोल्टेज बराबर, यहाँ भी बराबर, तो विभवांतर क्या हो गया? 0। अब विभवांतर 0 हो गया तो आवेश गुना 0 क्या हो जाएगा? W, 0। अब आवेश 0 हो गया तो क्या? वर्क 0, आवेश 0 नहीं, वर्क 0। वर्क 0 हो गया तो कोई रुपया देंगे क्या उस काम का? नहीं देंगे ना, नहीं देंगे। फिजिक्स में बहुत कुछ ऐसा है जो कहीं भी पिटाई लग सकता है। अब काम करवा लिए, पैसा नहीं दिए तो क्या होगा? गाली देगा। तो दूसरा नियम है कि समविभव के हर बिंदु पर विभव क्या होगा? समान, और समविभव के सतह पर विभवांतर क्या होगा? 0। समविभव के हर एक बिंदु पर विभव होगा समान
और विभवांतर होगा, विभवांतर क्या होगा 0। अब विभवांतर 0 होगा तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि समविभव के सतह पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, आना चाहिए, एग्जाम है तो अब नहीं आएगा तो कब आएगा। तो यही है, तो सारा पॉइंट हो गया क्लियर। समविभव सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है लंबवत, मतलब अगर समविभव सतह है, ये समविभव सतह है तो यहाँ से विद्युत बल रेखाएं क्या होगा लंबवत निकलेगा। यहाँ से इसके स्पर्श रेखा पर कितना 90 डिग्री का एंगल। समविभव सतह से विद्युत बल रेखाएं कैसा निकलता है लंबवत निकलता है। समविभव सतह से विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती है। पैरावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण लिखे। पैरावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं बताओ। तो वे पदार्थ जो अपने से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। अब ये हो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए कि ये इसका अगला पार्ट इम्पोर्टेंट है। डाइइलेक्ट्रिक, इसको क्या बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक मतलब समझ लो इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब कुचालक, कुचालक मतलब लकड़ी कागज, ये सब क्या कहलाता है पैरावैद्युत कहलाता है। डाइइलेक्ट्रिक है कुचालक समझ लो इसको। तो कुचालक होते हैं और कुचालक में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होता है क्या, नहीं होता ना, नहीं होता है। तो कुचालक है, और ये कुचालक दो प्रकार, ध्रुवीय पोलर और ध्रुवीय नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर। पोलर में उसको बोलेंगे पोलर, पोलर उसको बोलेंगे जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो नॉन जीरो हो, जीरो नहीं हो। नॉन पोलर उसको बोलेंगे जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जीरो हो, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरावैद्युतांक आपेक्षित विद्युतशीलता किसे कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को पैरावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इसको बोलेंगे। तो इसको समझिए, आप अभी सीखे हैं निर्वात का परमिटिविटी, विद्युतशीलता किसका, ये निर्वात का है। अब निर्वात के अलावा कोई माध्यम तो होगा, पानी, जैसे पानी हो गया, ग्लास हो गया, ये भी तो माध्यम है। तो उसके माध्यम का विद्युतशीलता को क्या बोलेंगे, मीडियम के लिए एम लगा दिए। अब ये किसी माध्यम का हो गया, ये माध्यम का क्या हो गया विद्युतशीलता हो गया, किसका, किसी भी माध्यम का, एम मतलब मीडियम। अब ये अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, तो अपेक्षिक विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ऑब्जेक्टिव में। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक विद्युतशीलता, ये क्या होता है, तो ये होता है किसी माध्यम का विद्युतशीलता, माध्यम का विद्युतशीलता बटे किसी माध्यम का विद्युतशीलता बटे निर्वात का विद्युतशीलता, इस दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक विद्युतशीलता। किसी माध्यम का विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं पैरावैद्युतांक अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ये पूछेगा रिलेटिव परमिटिविटी अपेक्षिक विद्युतांक बराबर विद्युतशीलता बराबर माध्यम का विद्युतशीलता बटे निर्वात का विद्युतशीलता, माध्यम का विद्युतशीलता बटे निर्वात का। अब इसका कोई मात्रक पूछे तो आप क्या बताओगे, बताओ कोई मात्रक क्या बताओगे। तो मैं तो बताऊंगा भाई कुछ भी नहीं, क्योंकि मान लो ये ऊपर में किलोग्राम है 2 किलोग्राम, नीचे में भी किलोग्राम है, तो किलो किलो तो कट गया। तो दोनों का चूंकि सेम मात्रक है तो यहाँ पर इसका मात्रक ऊपर में भी और नीचे में सेम है, तो मात्रक क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं, तो मात्रक विहीन हो गया। और पूछेगा हवा के लिए कोई मात्रक नहीं, यहाँ पर लिखेंगे कोई मात्रक नहीं। हवा के लिए पूछेगा क्या होता है अपेक्षिक विद्युतशीलता, तो हवा में माध्यम भी हवा, हवा के लिए माध्यम भी हवा और नीचे में तो एप्सिलॉन नॉट है ही, तो कट गया, तो क्या हो गया 1। तो हवा के लिए 1
बाकी माध्यम के लिए भी तो कुछ न कुछ होगा, तो बाकी माध्यम का भी आपेक्षिक विद्युतशीलता कुछ न कुछ होगा। तो मैं शायद कुछ का यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, नहीं लिखा हूँ तो ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे बताएंगे? तो कोई आवेश है, तो इस आवेश से क्या होगा? विद्युत क्षेत्र निकलेगा, विद्युत क्षेत्र निकलेगा, यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकला, विद्युत बल रेखाएं निकला। अब इस विद्युत बल रेखाएं में कोई दूसरा आवेश ले आए तो क्या होगा? इसमें फोर्स लगेगा, ये भी प्लस है, अगर ये भी प्लस है तो क्या होगा? फोर्स लगेगा, और फोर्स तो लग गया। तो हम विद्युत क्षेत्र की, अब इसका पूछेगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बताइए कितना होगा, मतलब इस आवेश का यहाँ पर प्रभाव कितना हो। पहले ही बोले थे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रभाव होता है। क्या बताए थे? विद्युत क्षेत्र प्रभाव होता है। तो पूछेगा इस आवेश का इस बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र, मतलब कितना प्रभाव, तो हम बोलेंगे इसका प्रभाव पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ यहाँ पर मान लेते हैं आवेश है, यहाँ से निकला है विद्युत बल रेखाएं, दूसरा आवेश यहाँ पर लगाए थे, यहाँ फोर्स लग रहा है। तो पूछेगा इस आवेश का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है, तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे यहाँ पर एक आवेश रखेंगे, कितना? 1 कूलम, 1 कूलम आवेश रख देंगे, और उस आवेश पर क्या करेंगे? फोर्स निकालेंगे। मतलब किसी आवेश के अगर विद्युत क्षेत्र को पता करना है किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर 1 कूलम आवेश रख दो और उस आवेश पर फोर्स निकाल लो। फोर्स निकालेंगे तो मान लो क्यू आवेश रखे थे तो एफ फोर्स निकला था, तो 1 क्यू आवेश रखे थे तो कितना फोर्स मिला था? एफ। तो 1 कूलम पे कितना फोर्स मिलेगा? एफ बटे क्यू। क्यू आवेश पे कितना फोर्स? एफ। तो 1 कूलम पे कितना फोर्स मिलेगा? क्यू बटे एफ। अब 1 कूलम फोर्स पर लगने वाला विद्युत बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। परिभाषा कैसे याद करेंगे? तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक, मतलब 1 कूलम आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। उस बिंदु पर किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फटाफट याद कर लीजिए। अब यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर क्या है? 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स कितना था? एफ बटे क्यू, और 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा? एफ बटे क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फोर्स बटे चार्ज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फोर्स बटे चार्ज। मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम। विमेय सूत्र आपको फोर्स का पता ही है, एम एल टी के पावर -2 कूलम ए टी, दोनों को डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। क्या हो जाएगा? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र। क्या इतना याद हुआ? याद हुआ? ऐसे ऐसे 4-5 क्लास लेंगे और सारे फिजिक्स का ख़त्म कर देंगे। मुश्किल से 5 घंटा का क्लास होगा, और 5 घंटे के क्लास में पूरा सब्जेक्टिव और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का अलग से ले लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए इस वीडियो को।